नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं यशवंत सर उपस्थित हूँ आज वायुमंडल के दूसरे टॉपिक के साथ। अभी इसके पहले टॉपिक में हमने वायुमंडल के पार्ट फर्स्ट में देखा था वायुमंडल क्या होता है, उसका संगठन क्या क्या है। ठीक है, संगठन मतलब किन किन चीजों से मिलकर वायुमंडल बना हुआ है। गैस, जलवाष्प, धूलकण, ये तीनों बताया था हमने। कल के वीडियो में हमने गैस के बारे में पढ़ा था। गैस में सबसे पहले नाइट्रोजन बताया था, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, ठीक, और साथ साथ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसें वायुमंडल में उपस्थित हैं। कितनी कितनी मात्रा में उपस्थित है यह भी बताया था। इस पर अच्छी खासा चर्चा हो गया था। ठीक है, आज हमें बात करना है जलवाष्प के बारे में, जलवाष्प और धूलकण के बारे में। इस वीडियो में हम जलवाष्प और धूलकण के बारे में देखेंगे। जलवाष्प क्या होता है? जल की गैसीय अवस्था। जल की तीन अवस्थाएं होती हैं, आपको पता होगा, ठोस, द्रव और गैस। जलवाष्प जल की गैसीय अवस्था को जलवाष्प के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो जल की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, जल की तीन अवस्थाओं में से जो तीसरी अवस्था गैस है, उसी को ही जलवाष्प के रूप में जाना जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित जल का 0.035% वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में उपस्थित है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जितना जल मंडल उपस्थित है, ठीक है, उसका 0.035% वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इसे नोट रखेंगे, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और सामान्य तौर पर वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा होती है 0 से 4% तक होती है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0 से 4% तक। औसतन कितना जलवाष्प पाया जाता है? 0 से 4% या 4% मान सकते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा कम होती है, अर्थात 0 से 1%, कभी कभी 0% होता है मई जून के महीने में, कभी कभी 1% तक होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जलवाष्प की जो मात्रा होती है वह 4% तक होती है। ये ध्यान रखना होगा कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां बारिश ज्यादा होती है, वहां पे जलवाष्प की मात्रा 4% तक पाई जाती है। वायुमंडल से ऊपर जाने पर जलवाष्प की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊपर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। अर्थात कह सकते हैं संपूर्ण जलवाष्प का जो 90% भाग है, जितने भी जलवाष्प वायुमंडल में पाया जाता है, अर्थात इसका 90% भाग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। ध्यान रखना होगा आपको कि वायुमंडल में ऊपर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। संपूर्ण जलवाष्प का 90% जो है वो 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। इसके बाद और आगे बात करेंगे, यह जलवाष्प हमारे लिए कैसे लाभदायक है, कैसे हानिकारक है। CO2 की तरह जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, अर्थात कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। जलवाष्प भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन एक बार IAS में आया हुआ है 2011 में कि वास्तव में ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला, ठीक है, एलिमेंट कौन सा, सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला पदार्थ कौन है? तो ये क्वेश्चन सही होगा यहाँ पे जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प जो है सर्वाधिक कह सकते हैं वायुमंडल को क्षति पहुंचाता है। लेकिन हम जलवाष्प को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जलवाष्प को कम करेंगे तो पृथ्वी पर जीवन कह सकते हैं दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कह सकते हैं मोस्टली ऑप्शनों में सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली गैसों में CO2 या फिर कह सकते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे भी ऑप्शन रहते हैं उसको लगाते हैं। लेकिन अगर कहीं ऑप्शन में यह लिखा मिल जाए कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाला, सर्वाधिक मात्रा में ग्रीन हाउस प्रभाव किससे उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखिएगा जलवाष्प से ही सर्वाधिक मात्रा में ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यह दूसरा संघटन जो था वायुमंडल का, जलवाष्प, इसके बारे में इतना हमने पढ़ा। जलवाष्प क्या होता है? जल की गैसीय अवस्था को जलवाष्प कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर जितना जल उपस्थित है या संपूर्ण जलमंडल जो है उसका 0.035% वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में उपस्थित है। और साथ साथ जलवाष्प की मात्रा औसतन संपूर्ण पृथ्वी पर कितनी पाई जाती है? लगभग 4% के पास पाई जाती है। मरुस्थल में लगभग 1%, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मैक्सिमम 4% तक। वायुमंडल से ऊपर जाएंगे 90% जलवाष्प की मात्रा घटती जाएगी और संपूर्ण जलवाष्प का जो 90% हिस्सा वो 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाले जो गैसें होती है उसमें जलवाष्प सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में जलवाष्प नहीं है तो दूसरे अन्य ऑप्शन पर हम टिक करते हैं अपने एग्जाम के पेपर में। इसके बाद बात करना शुरू करते हैं धूलकण के बारे में। धूलकण में किन एलिमेंट को हम इन्वॉल्व करेंगे? वायुमंडल का तीसरा संगठन जो है धूलकण, इसमें किसे किसे इन्वॉल्व करेंगे? धूल भी होगा, धुआं भी होगा, राख भी होगा और परागकण भी होंगे। धूल, धुआं, राख, परागकण, ये सब मिलकर के धूलकण कहे जाते हैं। इनकी अधिकतम जो सांद्रता पाई जाती है, 90% भाग पाया जाता है और 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। 90% भाग धूलकण का 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। ठीक है, बाकी 10% जो 10 किलोमीटर से ऊपर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ये धूलकण
धूलकण प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे करती है? धूलकण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है? प्रकीर्णन माने होता है सूर्य के प्रकाश का कई दिशाओं में विभक्त हो जाना, बढ़ जाना। सूर्य के प्रकाश का कई दिशाओं में बढ़ जाना है। सूर्य हो गया, ठीक है, वायुमंडल में धूलकण डस्ट पार्टिकल हो गए, सूर्य का प्रकाश आता है, धूलकण की वजह से कई दिशाओं में बढ़ जाता है, प्रकीर्णन होता है, ठीक है। और साथ साथ कह सकते हैं यह पृथ्वी रही और इसका ये वायुमंडल रहा, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी और वायुमंडल, ठीक है। धूलकण के माध्यम से सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। वैसे भी अगर थोड़ा सा फिजिक्स ध्यान दिया जाए यहाँ पर तो देख सकते हैं क्या प्रकीर्णन क्या होता है? धूलकण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन माने होता है प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में बिखरना, प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में बिखरना, में बिखरना, ठीक है, प्रकीर्णन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। प्रकीर्णन है प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में बिखरना। वैसे भी आपको पता होगा सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। एक मिनट वेव की ओर, ठीक, ये सूर्य के प्रकाश के 7 रंग होते हैं, ठीक है। और साथ साथ देखिए अब यहाँ जानना चाहेंगे हम लोग थोड़ा सा कि प्रकीर्णन किस कलर का सर्वाधिक होता है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, अर्थात कैसे बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। और ठीक ठीक इस पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है, जैसे आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? बैगनी, आसमानी और नीला, इन तीनों में से आसमानी रंग के प्रति हमारी आंख ज्यादा सुग्राही होती है, अर्थात हमारी आंख को आसानी से दिखने वाला कलर आसमानी होता है, इसलिए इन तीनों का मिश्रित प्रभाव से कह सकते हैं आकाश का कलर नीला दिखाई देता है। और यह कह सकते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इनका प्रकीर्णन या बिखराव ज्यादा होता है इन तीनों कलर का, ठीक है, यही कारण है आकाश के नीले रंग का दिखाई देना, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है? बैगनी रंग की वेवलेंथ कम होती है, लाल रंग की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने की वजह से जो खतरे के सिंबल बनाए जाते हैं या खतरे के निशान बनाए जाते हैं वो लाल रंग के ही दिखाई देते हैं। और साथ साथ यहाँ हमने लिखा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण क्या है? इसकी तरंग दैर्ध्य, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है, प्रकीर्णन इसका लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, प्रकीर्णन इसका कम होता है। जबकि इन तीनों रंगों में अर्थात बैगनी की बात करेंगे तो इसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, तरंग दैर्ध्य कम और प्रकीर्णन ज्यादा होगा, प्रकीर्णन ज्यादा होता है, ठीक है। प्रकीर्णन माने बिखराव ज्यादा होता है। बिखराव के लिए धूलकण या डस्ट पार्टिकल, धूल, धुआं, राख, परागकण यही सब उत्तरदायी होते हैं। बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होने की वजह से आकाश नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है, आकाश नीला, बैगनी या आसमानी तीनों कलर मिला करके इसका कह सकते हैं नीला ही प्रभाव होगा। नीले रंग के लिए हमारी आंख ज्यादा सुग्राही होती है, इसलिए लिखते हैं आकाश नीला दिखाई देता है। या बैगनी भी लिख सकते हैं, बैगनी भी लिखा है तो भी कारण यही है कि तरंग दैर्ध्य का कम होना, प्रकीर्णन का ज्यादा होना। जबकि बात करते हैं तरंग दैर्ध्य ज्यादा किसकी होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण क्या होता है? देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें उसमें तिरछी पड़ती हैं, तिरछी पड़ने की वजह से नीले रंग की जो प्रकाश किरण होती है वह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। इसकी तरंग दैर्ध्य कम होने की वजह से लाल रंग की प्रकाश किरण जो होती है पृथ्वी तक पहुंच जाती है, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने की वजह से पृथ्वी पर लाल रंग की किरणें पहुंचती रहती हैं, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग के दिखाई देने का कारण क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य का ज्यादा होना। तो यहाँ पर किरण बता दिया, धूल, गैस और जलवाष्प की कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश का बिखराव प्रकीर्णन कहलाता है। तरंग दैर्ध्य बताया, तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने की वजह से सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होने की वजह से या प्रकीर्णन ज्यादा होने की वजह से आकाश नीले कलर का दिखाई देता है। इसके बाद के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की कितनी परतें हैं, या कह सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है, वायु का आवरण है, उसे कितनी परतों में विभाजित किया गया है। तो इसके बाद के लेक्चर में हम वायुमंडल की परतें पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना आप ध्यान रखेंगे क्या कि वायुमंडल का संघटन में
दूसरा टॉपिक जो था गैस तो बता दिया था पहले वाले टॉपिक में, जलवाष्प और धूलकण। जलवाष्प से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जलवाष्प क्या है, कितना परसेंट वायु जलमंडल का जलवाष्प के रूप में उपस्थित है, जलवाष्प की मात्रा कितनी है, मरुस्थल में कितना होता है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कितना होता है, वायुमंडल से ऊपर जाने पर जलवाष्प की मात्रा पर क्या फर्क पड़ता है, संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग कहाँ तक पाया जाता है। ठीक है, और साथ साथ कह सकते हैं यह भी ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। जलवाष्प सर्वाधिक उत्तरदायी है। फिर धूलकण बताया, धूलकण में धूल, धुआं, राख और परागकण को इन्वॉल्व करते हैं। 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक 90% पाया जाता है। धूलकण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का बिखराव। प्रकीर्णन किस रंग का ज्यादा होता है, बैगनी, आसमानी और नीले का। किसका प्रकीर्णन कम होता है, बिखराव कम होता है। और साथ साथ कह सकते हैं जो आकाश नीला दिखाई देता है वह क्यों नीला दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों होता है। फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वायुमंडल की परतों के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।